वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा। स्टार्टिंग विद जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीए फाइनल का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका बेस क्या है? जीएसटी का बेस है सप्लाई। ये मैं सप्लाई का आपके लिए वीडियो जस्ट एज अ डेमो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो दैट यू वुड बी कंफर्टेबल, यू वुड बी नोइंग दैट हाउ आई टीच एंड हाउ वी विल प्रोसीड विद द क्लासेस। ओके, तो सबसे पहले generally in the class we will start with a small introduction of supply, then first we will take the mega exemption, as I told you in my earlier videos that we want linkage, because जब ICI पेपर सेट करता है तो वो चैप्टर वाइज पेपर सेट नहीं करता, वहाँ पे लिंकेज होती है। तो हम एंटायरली एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ लिंकेज वाइज ही हमारे को क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि माई टारगेट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज एग्जेम्पशन एंड वी विल प्रिपेयर फॉर एग्जेम्पशन। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। ये जो चैप्टर है, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई नहीं तो भैया जीएसटी नहीं लग सकता, ये बात तो पक्की है। सेक्शन नंबर 7 जो है आपका, सेक्शन नंबर 7 जीएसटी का बताता है सप्लाई के बारे में। नाउ बिफोर आई मूव टू सप्लाई, मैं आपको एक छोटा सा लिंक बताती हूँ कि कैसे हमको इस छोटी सी डेफिनेशन को, जो लगता तो है कि भाई एक पेज में ये सप्लाई की डेफिनेशन कवर हो गई है, बट ये एक पेज की डेफिनेशन नहीं है। इट विल टेक एटलीस्ट 2 classes टू कवर अप दी सप्लाई की डेफिनेशन। तो यहाँ पे ये जो सप्लाई है, सप्लाई अंडर जीएसटी, ये जो सप्लाई है दैट इज सप्लाई अंडर जीएसटी। ये सप्लाई की जो डेफिनेशन है दैट हैज़ बिन गिवन अंडर सेक्शन नंबर 7। ये कहाँ दिया है हमको? सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में हमको देख के रखा है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। जब हम इसकी डेफिनेशन में आगे जाएंगे तो सप्लाई की डेफिनेशन में क्या लिख के रखा है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो डेफिनेशन है सप्लाई की डेफिनेशन जो है बेस है जीएसटी का, क्योंकि यही क्या है, हमारा टैक्सेबल इवेंट कहलाता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे हमारे सेक्शन नंबर 7 के साथ। और सेक्शन नंबर 7 में मुझे साथ साथ में आपको क्या बताते हुए चलना है, तो सेक्शन नंबर 7 जो है, सेक्शन नंबर 7 में मुझे आपको ये बताना है कि हम अकेले सप्लाई नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, पर याद रखना यहाँ पे इसका लिंकेज जाएगा हमारा क्लियरली किससे? ये पूरी डेफिनेशन का लिंकेज मेरा जाएगा मेगा एग्जेम्पशन के साथ। तो मेगा एग्जेम्पशन के साथ मेरा क्या होगा? पूरी की पूरी डेफिनेशन का एक लिंकेज जाएगा। जब आप साथ में मेरे मेगा एग्जेम्पशन समझ चुके होंगे तो साथ में आपको इसके साथ देखने मिलेगा आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अकेले पढ़ने की कोशिश मत करना। सप्लाई को जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, हमारा आईसीआई का जो पेपर सेट होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सप्लाई चैप्टर मिलेगा। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर मिलेगा? यस, सप्लाई मिलेगा। सिर्फ सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई के साथ सेकंड नंबर पे उस पे होगा कहीं ना कहीं आरसीएम छुपा होगा उस क्वेश्चन में। थर्ड नंबर पे आरसीएम के साथ क्या होगा? कुछ ना कुछ मेगा एग्जेम्पशन की कहानी भी रखी होगी उसके अंदर छुपा के उन्होंने। अरे भाई ऐसा ही नहीं, उसके बाद फोर्थ नंबर पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसी क्वेश्चन में मिलेगा, फिर तुम्हें वैल्यू ऑफ सप्लाई भी उस क्वेश्चन में मिलेगा। उसके बाद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि टाइम ऑफ सप्लाई दे दे, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे 7th नंबर पे उसमें होगा पेमेंट ऑफ टैक्स। 7th नंबर पे उसमें क्या होगा? पेमेंट ऑफ टैक्स, ये भी होगा उसके अंदर। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईटीसी भी उसी क्वेश्चन में होगा। तो जो हमारा पेपर सेट होता है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आईसीआई सीए फाइनल का जो पेपर है 14 नंबर का क्वेश्चन देता है, ये सारे के सारे टॉपिक उसके अंदर
होते हैं। ये अगर आपने प्रॉपर लिंकेज इन सब चीज़ों की समझ ली, अगर इन सब चीज़ों की हमें प्रॉपर लिंकेज आ गई तो समझ जाओ अगर 14 में से मैंने 10 भी यहाँ क्रैक कर लिए, प्लस एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन तो इतने इजी होती है कि आपको पता होता है कि भाई ये 10 मार्क्स मेरे तो कहीं गए ही नहीं हैं, तो एमसीक्यू के 10 मार्क्स आपके हो गए। कितना हुआ यहाँ पे 20। इसके बाद कस्टम जो है, कस्टम का शॉर्ट ऑलवेज 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 वैल्यूएशन वाला जो क्वेश्चन है वो आता ही है। वैल्यूएशन के बाद एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का होगा ही होगा, तो यहाँ पे वो होते हैं कम से कम 9 मार्क्स, 5 मार्क्स फॉर द वैल्यूएशन, 4 मार्क्स आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का होता है। तो 5 + 4 कितना है आजकल, दैट इज़ 9, मतलब 29 मार्क्स का पेपर तो एकदम आपके हाथों में होगा ही होगा। इसके बाद अगर आप जाओगे तो इसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये 29 अगर मेरे हो गए तो मुझे 40 पे आने के लिए कितना चाहिए, आप बताओ ना। मुझे 40 पे आने के लिए सिर्फ कितने मार्क्स चाहिए, 11 मार्क्स। मतलब हमारी जो जंग होती है ना, कई बच्चे 39 पे अटक के रह जाते हैं, 38 पे, वो तो हम यहीं से क्लियर कर लेंगे। वो तो क्या हो जाएगी भाई, यहीं से क्लियर हो जाएगी। फिर हमारी जंग शुरू होती है एग्जाम्शन की, तो इतना कैलकुलेटिव भी हमें क्या करना होगा, चलना होगा। इतना क्या करना होगा हमें, इतना कैलकुलेटिव भी चलना ही पड़ेगा। आई होप आपने ये चीज़ें लिख ली होगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अब आप उठाओ पास्ट के पेपर्स उठा के चेक कर लो, और चेक करके देख लो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारे टॉपिक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। एंड आई बेट आपको समझ में आएगा भाई ये तो सब क्वेश्चन नंबर 1 में ही सारा की सारा डाल के रखा है जीएसटी। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सप्लाई। पहला टॉपिक मेरा किस चीज़ के लिए है, सप्लाई के लिए, जो सेक्शन नंबर 7 में दे के रखा है ऑफ सीजीएसटी। तो अब ये जो सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी है, इसमें क्या दिया है, सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी में क्या दे के रखा है, वेट, सेक्शन नंबर 7 जो है सीजीएसटी का, उसकी वर्डिंग्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, वो देखो। अब हर एक वर्ड का एक इम्पॉर्टेंस है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्शन नंबर 7 आपका हो गया। सेक्शन नंबर 7 के अंदर भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले ये जो सेक्शन नंबर 7 में क्या लिखा है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ, such as sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, disposal, made, agreed to be made for consideration by a person in course or furtherance of business। ये जो मैंने बार बार क्या किया है, बॉक्स किया है, ये बॉक्स वाली चीज़ों को भी अभी इंटरप्रिटेट करना हमारे लिए क्या है, बचता है। तो बॉक्स वाली जो चीज़ें हैं इसे भी मुझे क्या करना है, इंटरप्रिटेट। तो सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ लिखा है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। सबसे पहले इसको तोड़ के समझते हैं, ये ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई क्या है। बोलता है कि जीएसटी जो है ना, जीएसटी में किसी भी तरह का आप सप्लाई करो, किसी भी तरह का सप्लाई, सप्लाई का मतलब ट्रांजैक्शन नहीं है। सप्लाई डज नॉट स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन ओवर हेयर। यहाँ पे सप्लाई का मतलब है, ये जो सेक्शन नंबर 7 कह रहा है ना सप्लाई, वो सप्लाई है। अगर सेक्शन नंबर 7 की कैटेगरी में आप सप्लाई कर रहे हो तभी आप सप्लाई कर रहे हो, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं है। और अगर सेक्शन नंबर 7 जो भी हम पढ़ेंगे उस कैटेगरी में ये सप्लाई है, तो हर तरह का सप्लाई, चाहे फिर वो गुड्स का सप्लाई हो, चाहे वो सर्विस का सप्लाई हो, चाहे गुड्स का सप्लाई हो या फिर चाहे वो सर्विस का सप्लाई हो, चाहे सेल हो, ट्रांसफ़र हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लीज हो, रेंटल हो, कुछ भी हो, ऑल फॉर्म बोल दिया, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है। डेफिनेशन इंक्लूसिव है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल फॉर्म लिखा है। तो हर तरह का सप्लाई, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो सर्विस का हो, मेड, एग्रीड टू बी मेड, मतलब एडवांस ले लिया, एग्रीड टू बी मेड,
या फिर ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हो तो एडवांस भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड होगा। यहाँ पे क्या होगा, एडवांस भी इंक्लूड होगा। फॉर कंसिडरेशन, पैसा चाहिए भाई, कंसिडरेशन होना कंपलसरी है बाय अ पर्सन। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, बाय अ पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। डेफिनेशन पे फोकस ना करते हुए सीधे सीधे सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपने किसी को कोई भी गुड्स दिए या कोई भी सर्विसेज दी, बिजनेस में आपने कोई गुड्स दिए, कोई सर्विस दी, आपने कंसिडरेशन चार्ज किया है। आपने क्या किया है, कंसिडरेशन सामने वाले से चार्ज किया है। फिर चाहे आपने एग्री कर लिया कि मैं दे रहा हूँ या फिर देने वाला हूँ, दोनों ही कंडीशंस में ये सप्लाई है। और सप्लाई आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन 7 का सप्लाई होगा। और जैसे ही सेक्शन 7 का सप्लाई है, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, बिजनेस में होने वाला हर एक सप्लाई, जिसे मैं अभी नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन बोल रही हूँ, बिजनेस में होने वाला हर एक ट्रांजैक्शन, चाहे आपने गुड्स के लिए किया हो, चाहे आपने सर्विस का किया हो, बस कंसिडरेशन चार्ज करना मत भूलना। तो अगर बिजनेस में कंसिडरेशन मिल रहा है गुड्स या सर्विस देने पे, तो वो सप्लाई है। और अगर वो सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग लाइन में ही लिखा है टैक्सेबल इवेंट जीएसटी का सप्लाई होता है। यहाँ तक के आई होप बातें क्लियर है। ये जो लिखा है सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ एग्जाम्पल है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये सब एक एग्जाम्पल है। ये क्या है, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है आपकी। अब हम जाते हैं इस ये जो यहाँ पे क्लॉज दिया ना, क्लॉज ए, इसकी भी अभी हमें क्या करना है, इन डेप्थ कूदना है इसमें भी हमको। ये इतना ही नहीं है, अब इसमें इन डेप्थ जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा, किसी भी बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस देने के बाद आपको अगर कंसिडरेशन मिलता है, बिजनेस, मेरे वर्ड को याद रखना, बिजनेस में पर्सनल पर्पस के लिए आप कुछ कर रहे हो, पैसा चार्ज कर रहे हो, पर्सनल पर्पस सप्लाई नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे क्या लिख के रखा है उन्होंने, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिखा है। इस चीज़ को दिमाग में रख के चलना। ये थोड़ा सा अल्ट्रा स्लो चल रही हूँ मैं फॉर दिस डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये बेस है जीएसटी का। अगर ये समझ में आया तो पूरा जीएसटी में बार बार हर चैप्टर को इससे लिंक करके बताने वाली हूँ। वेदर इट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई, वेदर इट इज़ टाइम ऑफ सप्लाई, पेमेंट ऑफ टैक्स, कुछ भी होगा, सबका लिंक है जिससे जाने वाला है। तो जिसको ये अच्छे से आ गया, वो कहीं अगर अटक भी जाता है ना एग्ज़ाम में, तो इसके बेसिस पे सॉल्यूशन हो सकता है। चलो, तो अब मैंने सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कर दिया, भैया किसी भी तरह की चीज़ अगर सप्लाई के कैटेगरी को कंप्लाई करती है तो वो जीएसटी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन एकदम से जीएसटी नहीं लगा देना। हाँ, पता चल गया कि सप्लाई है, सप्लाई, मैंने बोला सप्लाई लगते से ही जीएसटी लग जाएगा, रुकना, यहीं से एक और चैप्टर निकल के आ जाएगा, बोलेगा मुझे तो चेक कर लो कहीं मुझे मेगा एग्जेम्पशन में तो लेके नहीं रखा है। तो दैट मीन्स, यहाँ मैंने अभी एक और बात क्या बोली, अगर सप्लाई हो भी गया तब भी जीएसटी नहीं लगेगा, अगर मेगा एग्जेम्पशन में क्या है, चीज़ें कवर किए। इसीलिए मेगा एग्जेम्पशन याद होना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये लोग क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेशन इस तरह से होता है कि आपको लगेगा कि बस जीएसटी लगाना है क्योंकि ये सप्लाई है। और अगर आप भूल गए कि अरे नहीं, ये तो मेगा एग्जेम्पशन में कवर करके रखा है, तो मेगा एग्जेम्पशन चेक करो। अगर मेगा एग्जेम्पशन में इसको कवर करके रखा है, तब भी क्या होगा, आप जीएसटी नहीं लगाओगे। तो क्वेश्चन 1 के लिए ये चीज़ याद रखना। ये लिस्ट अभी इतनी नहीं है, सप्लाई होने के बाद भी अभी आगे और आएगा। मेगा एग्जेम्पशन है, हो सकता है सामने वाले का क्या हो, निल रेट पे करके रखा हो सकता है अभी सप्लाई है, लेकिन अभी मैं आगे बताऊंगी कुछ ऐसे गुड्स हैं, कुछ 5 ऐसे गुड्स हैं जिसको जीएसटी के प्रीव्यू में अभी भी नहीं लिया है। तो गुड्स जा भी रहे हैं बिजनेस में, गुड्स जा भी रहे हैं बिजनेस में, कंसिडरेशन आ भी रहा है बिजनेस में, स्टिल क्या होगा यहाँ पे मेगा, यहाँ पे आपको जीएसटी नहीं लगाना, क्योंकि ये वो गुड्स हैं, 5 नेचर वाले गुड्स हैं जिसे अभी जीएसटी ने क्या करके रखा है, बाहर करके रखा है।
एक आता है फिर आपका एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लिकर जो है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसे तो जीएसटी के द्वारे से ही बाहर कर दिया भैया, क्योंकि आर्टिकल जब आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है जीएसटी एप्लीकेबल ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब जब मैं ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई की बात करूंगी, जब मैं क्या करती हूँ ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई की बात करती हूँ, तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई में आपको ये याद रखना है कि एक बार मेगा एग्जेम्पशन चेक कर लो सप्लाई होने के बाद, ठीक है। मेगा एग्जेम्पशन के बाद आपको क्या चेक करना है, कहीं भैया नील रेट पे तो नहीं लेके रखा, कहीं ये 5 वो वाले नेचर वाले गुड्स तो नहीं हैं, कहीं ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो नहीं है, कहीं ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो नहीं है। अभी इसकी लिस्ट बढ़ेगी। यही तरीका है जीएसटी को समझने का, क्वेश्चन को सही तरह से सॉल्व करने का। इंडिविजुअली चैप्टर वाइज समझोगे, पढ़ोगे, दिक्कत होगी, क्योंकि आईसीआई जो अपना स्टैंडर्ड है ना वो बढ़ाते जा रहा है। तो जब उसने अपने पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाया है तो हमको पढ़ने का स्टैंडर्ड भी बढ़ाना ही पड़ेगा। चलो, तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अब मैं पूरी तरह से फोकस कर रही हूँ इस पे। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पे पूरा फोकस है, क्योंकि अगर कोई चीज़ गुड्स नहीं है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, और अगर सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है तो इसका मतलब जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी का फुल फॉर्म ही क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी ने गुड्स किसे कहा जाता है वो अलग से बता रखा है। जीएसटी ने क्या किया है, गुड्स किसे कहा जाता है वो हमें अलग से बता के रखा है। तो चलते हैं हम अब किसकी डेफिनेशन पे, हम आते हैं हमारी गुड्स की डेफिनेशन पे। तो गुड्स की डेफिनेशन में लिखा है गुड्स मीन्स एनी फॉर्म ऑफ, किसी भी तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स में लिखा है क्लियरली मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो एक एक चीज़ का मतलब समझते जाओ। यहाँ पे क्या लिखा है गुड्स में लिखा है क्लियरली मीन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी डेफिनेशन में आपको मीन मिले ना उसका मतलब है वो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। जब भी डेफिनेशन में आपको क्या मिलेगा, वर्ड मीन से स्टार्ट हो तो समझना एक्सक्लूसिव है, मतलब ये एक्ट बोलता है कि यही गुड्स हैं, मतलब यही गुड्स हैं, इसके अलावा किसी और तरह के गुड्स वो इंक्लूड नहीं करेगा। दैट इज एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। तो गुड्स मीन्स, गुड्स मतलब किसी भी तरह के मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल को तो इसने मना कर दिया, भाई मैं गुड्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी को ले नहीं रहा हूँ। तो गुड्स मतलब किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। अब जैसे ही सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी इसने इंक्लूड की, जैसे ही सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी इट हैज़ इंक्लूडेड, वहीं फिर लिख दिया अदर देन मनी इज़ नॉट गुड्स, सिक्योरिटी इज़ नॉट गुड। तो मनी एंड सिक्योरिटी को इसने क्लियरली बोल दिया कि भाई देखो वैसे तो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, लेकिन मनी गुड्स नहीं है, सिक्योरिटी गुड्स नहीं है। अब जो मैंने तुम्हें बोला था कि क्वेश्चन में चेक करना कि गुड्स है भी या नहीं, स्टेप नंबर 1 यही होता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या नहीं। तो बोल रहे हैं कि सपोज करो तुमको बोल के रखा है कि शेयर्स मैंने किसी पर्सन को दिए हैं। शेयर्स देना मतलब सिक्योरिटी देना, भाई गुड्स ही नहीं है, शेयर्स आर नॉट गुड्स। तो जब सप्लाई ऑफ गुड्स ही नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। ये चीज़ों को सोचते हुए चलते जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। मुझे बोला कि मैंने क्या किया, ये अपना घर किसी को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो अगर मैंने किसी को अपना घर सेल किया है, तो अगर मैंने किसी को अपना घर क्या कर दिया है, सेल कर दिया है, तो पहली फुर्सत में बाहर क्यों है, क्योंकि वहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है और दिस इज़ माय इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस हो जाएगा? रुको, अभी नहीं, अभी हमें सिर्फ गुड्स की डेफिनेशन पे रहना है। वो भी हम समझेंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या हुआ, क्योंकि इसका भी लिंकेज आपका शेड्यूल नंबर 3 दिया है यहाँ पे सप्लाई में। सप्लाई की डेफिनेशन का शेड्यूल नंबर 3 है, उसमें दिया है। हम इसका बाकायदा एक चार्ट भी बनाएंगे जिससे ये सारी चीज़ें बहुत है ना कंसाइज होके आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अभी सिर्फ इन डिटेल समझना ज़रूरी है, कंसाइज करना हमारा बाद का काम होगा।
तो गुड्स का मतलब हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, ये हम समझ गए। इसमें मनी नहीं है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है, बट इसमें इंक्लूड हो रहा है एक्शनेबल क्लेम। इसमें इंक्लूड होते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड एनीथिंग अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। एनीथिंग अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एनीथिंग अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहे देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब बेट वगैरह वाली चीज़ें, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम को तो इन्होंने गुड्स में ले लिया। एक्शनेबल क्लेम को क्या किया इन्होंने, गुड्स में ले लिया, ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन्हें फिर लगा कि यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम को गुड्स में ले लिया। अब इसका भी आपको लिंकेज कहाँ मिलेगा, शेड्यूल नंबर 3 में। सप्लाई की ही डेफिनेशन है, उसमें एक शेड्यूल नंबर 3 है जो बोलता है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन में लेके रखा है। इसका लिंकेज मैं अभी ही बता रही हूँ आपको, शेड्यूल नंबर 3 में मिलेगा। शेड्यूल नंबर 3 किस चीज़ का है, सप्लाई की ही डेफिनेशन है, जिसमें शेड्यूल नंबर 3 बोला है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, नाइदर सप्लाई गुड्स का है नॉर सर्विस का है। इसका मतलब अगर ये सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक्शनेबल क्लेम को क्या कर रखा था, गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड तो कर लिया, फिर लगा ये तो सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में आ गए, हमें कुछ एक्शनेबल क्लेम जो नेसेसिटी वाले हैं उसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस करना है। तो इन्होंने यहीं पे आगे शेड्यूल नंबर 3 है, हम फिर लिंक करेंगे आगे। शेड्यूल नंबर 3 में लिखा है एक्शनेबल क्लेम क्या है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे गुड्स बनाया, वहाँ पे शेड्यूल नंबर 3 में लिख दिया नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस में एक्शनेबल क्लेम की लिस्ट, एक्शनेबल क्लेम को भी इंक्लूड किया। तो मतलब क्या रहा, मतलब ये रहा वहाँ जब उन्होंने शेड्यूल नंबर 3 में लिखा, उन्होंने लिखा एक्शनेबल क्लेम आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट लॉटरी, betting, gambling, lottery, betting, gambling, except lottery, betting, gambling। इसको इंक्लूड करना था इनको। इसको इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड किया और फिर इसे शेड्यूल नंबर 3 में एक्सक्लूड किया। पर एक्सक्लूड करने में इन्होंने किसको छोड़ा, एक्सक्लूड करने में इन्होंने छोड़ दिया लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग को। ऐसे चलता है। ये लोग क्या करते हैं, सप्लाई की डेफिनेशन में इन्होंने सब कुछ ले लिया, आ जा भैया सब कुछ आ जाए, कुछ छूट ना जाए। लेकिन जब इन्हें जीएसटी लगाना है तो इनको क्या करना था, कुछ चीज़ें हटानी थी, नेसेसिटी वाली चीज़ें रिमूव करनी थी, तो मेगा एग्जेम्पशन लेके आए। फिर शेड्यूल नंबर 3 इस तरह से लेके आए कि नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। कुछ को निल रेट पे रखा, कुछ को तो अभी भी जीएसटी के प्रीव्यू से भी क्या करके रखा है, बाहर रखा है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया, गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होता है जिसमें मनी नहीं आता, जिसमें सिक्योरिटी नहीं आता। एक्शनेबल क्लेम तो आता है, लेकिन शेड्यूल नंबर 3 अभी हमें सप्लाई की डेफिनेशन में मिलेगा। शेड्यूल नंबर 3 ने क्या करके रखा है, एक्शनेबल क्लेम को नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस में रखा है, लेकिन उसने बोला इसमें से लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग तो मेरे गुड्स ही हैं। अब ये लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग की जो वैल्यूएशन पता है कहाँ दे के रखी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपको इसकी वैल्यूएशन मिलेगी। तो जब जीएसटी पढ़ो इसी तरह से पढ़ो, अभी से पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यूएशन मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई में रूल नंबर में दे के रखी हुई है, तब जाके आपको समझ में आएगा। अच्छा, ऐसे लिंकेज पूरा जीएसटी का इधर से उधर बट के रखा गया है, डिवीज़न ऐसा है। तो गुड्स की डेफिनेशन हुई। मैम यहाँ पे ग्रोइंग क्रॉप्स का क्या काम था, ग्रास का क्या काम था, थिंग्स अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड क्यों लिख के रखा, इसलिए लिखा समझो, सीधी सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है, ये रही मेरी क्या ग्रासेस, ये क्या है मेरी लैंड है, ठीक है। लैंड पे ये है मेरे क्या क्रॉप्स, ये क्या है मेरे लैंड पे क्रॉप्स है। अब मैंने क्या किया,
बहुत दिमाग लगाया, मैंने कहा भाई इन्होंने क्या लेके रखा है, ये रहे मेरे क्रॉप्स, इन्होंने यहाँ पे क्या लेके रखा है, ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन में क्या लिखा है, मैंने डेफिनेशन ढंग से पढ़ी। अब डेफिनेशन जब ढंग से पढ़ा तो मुझे वो वर्ड याद आया। क्या वर्ड याद आया? सबसे पहले लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी। कैन यू सी लाइक दिस, यहाँ पे क्या लिखा है, ये इन्होंने लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब एक चीज़ तुम ही बताओ, जो क्रॉप्स मेरे अभी किस पे हैं, अटैच्ड टू द लैंड है, वो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और अभी आपको आगे जाके समझ में आएगा, सर्विस में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं किया, वो अभी नहीं बता रही हूँ, आगे सर्विस की डेफिनेशन में ही हम समझेंगे। आगे उन्होंने दिया है कि सर्विस भी नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो दिमाग लगाओ ना गुड्स में आ रही है मूवेबल प्रॉपर्टी, ना सर्विस में आ रही है, जीएसटी से बच जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए लोग क्या करते थे, ये जो यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह इनकी है, ये जो इनकी क्रॉप्स है, जब ये ऐसे लैंड पे ही होती थी ना, जब ये क्या होती थी, ऐसे लैंड पे ही होती थी, ये लोग क्या करते थे, एज इट इज़ इसे क्या कर देते थे, किसी भी बंदे को जिसे भी सेल करना है उसे ये क्या कर देते थे, इसे सेल कर देते थे। कर दिया सेल, ना तो ये गुड्स है ना तो ये सर्विस है, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो अभी गुड्स में कवर नहीं हुआ, क्योंकि गुड्स तो मूवेबल कवर करता है। और आगे तुम्हें समझ में आएगा कि सर्विस की डेफिनेशन में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके ही नहीं रखा है। हो गया ये क्या, जीएसटी लगेगा ही नहीं। इसीलिए ऐसी चीज़ों को देखते हुए क्लियरली यहाँ पे फिर इन्होंने क्या लिखा है, क्लियरली फिर इन्होंने लिख के दिया है क्या, कि ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, कोई भी चीज़ जो ग्रो कर रही है, अटैच टू द लैंड है, पार्ट ऑफ द लैंड है, वो भी गुड्स है। तो ये रही आपकी गुड्स की डेफिनेशन। ये गुड्स की डेफिनेशन को हल्के में लेना नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब तक आपको गुड्स की डेफिनेशन समझ नहीं आएगी तब तक सीधी सीधी बात है, आप ये कैसे समझोगे, जब गुड्स है तभी तो जीएसटी लगता है भाई, तो गुड्स को समझना ज़रूरी था। ये हुई हमारी गुड्स की डेफिनेशन। अब चलते हैं हम नई डेफिनेशन पे, और वो नई डेफिनेशन कौन सी हमारी, अब डेफिनेशन आती है हमारी सर्विस की। अब हमारी किसकी डेफिनेशन आती है, सर्विस की। क्योंकि मैंने अभी जब डेफिनेशन कर रही थी मैं सप्लाई की, उसमें क्या लिखा है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, राइट। तो सप्लाई जब ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई इंक्लूड करता है तो उसमें लिखा था ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। उसमें अभी ऑल फॉर्म आपने समझा, किसी भी तरह का सप्लाई हो वो इंक्लूसिव है। उसमें गुड्स हैं, गुड्स की डेफिनेशन एक्सक्लूसिव है, गुड्स सिर्फ मूवेबल हो सकते हैं, जो जो लिखा है वही हो सकता है, एक्शनेबल क्लेम हो सकते हैं। लेकिन शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम में सबको हटा के बोला है सिर्फ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग ही क्या है, गुड्स है। आई होप ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आई थ्रू अ लिंक। अब डेफिनेशन हमारी चल रही है किसकी, सर्विस की। और बहुत ज़्यादा ध्यान से इस डेफिनेशन को देखना तो चीज़ें समझ में आएगी। फिर से सर्विस की जो डेफिनेशन है इसमें क्या लिखा है, मीन्स। और मैंने कहा कि जब भी मीन्स लिखा हो तो समझ लेना भाई साहब ये तो क्या है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन भी मेरी क्या है, एक्सक्लूसिव है। यहाँ लिखते हैं सर्विस मीन्स एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सर्विस मतलब कुछ भी, बट वो क्या नहीं हो सकते, गुड्स नहीं हो सकते, वो मनी नहीं हो सकता, वो सिक्योरिटी नहीं हो सकता। क्या तुमने ये बात नोटिस की कि मनी एंड सिक्योरिटी ना तो गुड्स की डेफिनेशन एक्सेप्ट कर रहा है, ना ही सर्विस की डेफिनेशन मनी एंड सिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मनी एंड सिक्योरिटी को गुड्स से भी बाहर फेंक दिया, मनी सिक्योरिटी को सर्विस की डेफिनेशन से भी बाहर कर दिया। इसका मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ दिख जाए जहाँ ट्रांजैक्शन इन मनी है या फिर ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी है, इसका मतलब उस पे जीएसटी नहीं लग सकता, क्योंकि ये गुड्स ही नहीं है, सर्विस ही नहीं है, क्योंकि जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा इंटरलिंकेज अगर देखें तो लिखा है सर्विस। यहाँ पे क्या लिख के रखा है, मुझे लिखा है सर्विस मीन्स एनीथिंग।
अदर देन गुड्स, इसको मुझे थोड़ा इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से ही इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा। यहाँ लिख रहे हैं एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन मुझे जहाँ तक याद आ रही है वहाँ पे लिखा था गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। गुड्स का मतलब क्या था, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ मैं सिर्फ गुड्स के लिए लिख देती हूँ मूवेबल। ये हो गई मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। अब गुड्स मत पढ़ो, तुम मत पढ़ो गुड्स को, मैंने ये इसको हटा दिया, गुड्स नहीं लिखा है। सपोज यहाँ पे हमारी डेफिनेशन में गुड्स नाम की चीज़ दे के ही नहीं रखी, बिल्कुल क्लियरली मैंने इसको क्या कर दिया, स्ट्राइक ऑफ। अब तुम पढ़ो, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस नहीं है। ऑटोमेटिकली ऐसा समझ में आ रहा है, इसका मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी अगर सर्विस नहीं है तो इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरी सर्विस होगी क्या मैम? इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सर्विस। इंटरप्रिटेशन यही निकल रहा है, राइट। इंटरप्रिटेशन यही निकल रहा है कि सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब सर्विस तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। अब गड़बड़ चालू हो गई, इसका मतलब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर सेल करते हो तो उसको सर्विस कहा जाएगा। ऑलरेडी प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी लग रहा है, स्टैम्प ड्यूटी अभी भी लगता है, यहाँ पे उनके टैक्स ऑलरेडी लेके रखे हैं, अभी भी प्रॉपर्टी टैक्स है। ऐसे तो डबल टैक्स लगेगा प्रॉपर्टी सेल करने पे, प्रॉपर्टी आप सेल करोगे जीएसटी भी लगेगा, प्रॉपर्टी आप सेल करोगे प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगा, गड़बड़। अब फिर से इन्होंने क्या किया, सर्विस की डेफिनेशन का कहना ऐसा था कि मूवेबल नहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस है। फिर आप देखोगे मेरे साथ अभी क्या, फिर से आप देखोगे शेड्यूल नंबर 3। फिर से आपको मेरे साथ यहाँ पे इसके लिए देखना पड़ेगा शेड्यूल नंबर 3, जहाँ पे लिखा है सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, इन दो चीज़ों को शेड्यूल 3 क्या करता है, कवर करता है। और शेड्यूल 3 किस चीज़ के लिए है, एक लिस्ट है शेड्यूल 3 जिसमें बोलते हैं नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तब इन्होंने बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप सेल करते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये इंक्लूड हो ही गया था, लेकिन फिर शेड्यूल 3 ने बोला नहीं नहीं रुको रुको रुको, इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, सर्विस नहीं है। तो यहाँ पे सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग को उन्होंने स्पेसिफिकली शेड्यूल 3 में लिखा और फिर उसके थ्रू इसको क्या किया है, एक्सक्लूड करवाया। यहाँ पे आगे अभी और चीज़ें हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप अभी नहीं, इसके आगे भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसमें भी एक एक्सेप्शन लिखा है। वो एक्सेप्शन को हम टाइम टू टाइम वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेट करते हुए चलेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आई कि सबसे पहले मैंने डेफिनेशन चालू की थी सेक्शन नंबर 7 CGST एक्ट की, जो आपकी सप्लाई की डेफिनेशन थी। सप्लाई की डेफिनेशन में लिखा है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, तो ऑल फॉर्म मतलब किसी भी तरह का सप्लाई अगर वो गुड्स एंड सर्विस का होता है तो गुड्स एंड सर्विस आप इन जनरल नहीं पढ़ सकते। गुड्स का मतलब यही है कि गुड्स मतलब वो गुड्स जो मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे, एक्शनेबल क्लेम होंगे, मनी नहीं, सिक्योरिटी नहीं। फिर एक्शनेबल क्लेम को शेड्यूल नंबर 3 में जाके उन्होंने बताया कि सारे एक्शनेबल क्लेम छोड़ दो, सिर्फ लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग ही आपको गुड्स की तरह लेना है। फिर इसके बाद हमने उसमें ही देखा था ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड अटैच टू द लैंड भी गुड्स है। फिर अब सर्विस की डेफिनेशन पे, सर्विस की डेफिनेशन बोलती है एनीथिंग अदर देन गुड्स। अरे इतना बोल ही दिया था एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो वहाँ पे उनको लगा कि भाई गुड्स तो मूवेबल होते तो इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस हो जाएगी। फिर हमने बताया नहीं भाई, शेड्यूल 3 ने भी बोला है कि नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल करना, लैंड बिल्डिंग का सेल करना नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस ही रहेगा। और साथ साथ में जैसे एनीथिंग अदर देन गुड्स बोला तो मनी भी तो नहीं है गुड्स, सिक्योरिटी भी तो गुड्स नहीं है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली लिख के बताया कि मनी एंड सिक्योरिटी सर्विस भी नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिख दिया एक वर्ड बट।
अब ये बट वर्ड का मतलब क्या है? बट इंक्लूड्स, मनी को हटा ही रहे थे, सिक्योरिटी को हटा ही रहे थे कि भैया ये सर्विस नहीं है, लेकिन बोला रुको। लेकिन अगर आप जब भी क्या करते हो, मनी का कन्वर्जन करते हो, मनी का यूज़ करते हो, मनी का यूज़ या मनी का कन्वर्जन होता है जिसके कारण आपको क्या मिलता है, जिसके कारण कुछ सेपरेट कंसिडरेशन आप क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, कुछ सेपरेट कंसिडरेशन क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। तो अगर आपने मनी का यूज़ करने के लिए, मनी का कन्वर्जन करने के लिए, मनी का यूज़ या मनी का कन्वर्जन करने के लिए जो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया है, वो सेपरेट कंसिडरेशन पे जीएसटी लगेगा। मनी नहीं, मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, लोन। मैंने बैंक से जाके लोन लिया, ये तो ट्रांजैक्शन इन मनी है, पर बैंक क्या करेगा, मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो उस इंटरेस्ट पे जीएसटी लगता है। उस इंटरेस्ट पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। लेकिन मुझे इन चीज़ों का लिंकेज अभी आपको मेगा एग्जेम्पशन में भी करवाना होगा, क्योंकि मेगा एग्जेम्पशन में कई जगह पे सप्लाई होने के बाद भी बोला नहीं भाई यहाँ तो मेगा एग्जेम्पशन दे रखा है, दैट वी हैव टू कंसिडर। उसे हमें पॉइंट टू पॉइंट वहीं पे कंसिडर करना होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? तो दो डेफिनेशन हुई हमारी, गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन। अब मैं फिर से चलती हूँ कौन सी डेफिनेशन पे, जो मेरी सेक्शन 7 की डेफिनेशन है। अब सेक्शन 7 मेरा क्या था, सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई की डेफिनेशन छोटी मोटी बातें कर ही रही थी और बोल रही थी कि सप्लाई मतलब क्या, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये रहा, सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बोथ। ये सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे आपने कर दिया या एडवांस ले लिया। फॉर कंसिडरेशन, हम जो कंसिडरेशन समझते हैं, क्या ये वही कंसिडरेशन है, पैसा पैसा पैसा? नहीं, सिर्फ वो नहीं। कंसिडरेशन आपका, इसकी भी डेफिनेशन दी है और कहता है कंसिडरेशन कैश भी हो सकता है, राइट। कंसिडरेशन काइंड भी हो सकता है। कंसिडरेशन कैन बी कैश, कंसिडरेशन कैन बी काइंड। कंसिडरेशन जो गुड्स और सर्विस रिसीव कर रहा है, दैट इज रिसिपिएंट। जो गुड्स एंड सर्विस क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, दैट इज रिसिपिएंट। रिसिपिएंट भी क्या कर सकता है, कंसिडरेशन दे सकता है। और साथ साथ सप्लायर, थर्ड पर्सन बोलना चाहिए, मुझे सप्लायर नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे थर्ड पर्सन बोलना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन भी क्या कर सकता है, कंसिडरेशन दे सकता है। सबके एग्जाम्पल लेंगे, सब कुछ समझेंगे। इसके बाद कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, रेसिपिएंट भी दे सकता है, थर्ड पर्सन भी दे सकता है कंसिडरेशन। लेकिन कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ रिफंडेबल डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको अगर सब्सिडी दी है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता है। ये क्रक्स है कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन कैश में हो सकता है, मैंने आपको क्लासेस पढ़ाई, आपने मुझे फीस दी, कैश में कंसिडरेशन मिल गया, डन। ये हो गया कैश कंसिडरेशन। सेकंड, मुझे मेरा लैपटॉप सेल करना है, ठीक है, हम शॉपकीपर हैं, हमें हमारा क्या करना है, लैपटॉप वगैरह सेल करना है। आपको एक ऑप्शन दिया कि पुराना लैपटॉप लेके आओ, हम उसे एक्सचेंज करेंगे। पुराना लैपटॉप लेके आओ, हम उसे क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे और बैलेंस आपसे कैश ले लेंगे। काइंड, आर यू गेटिंग? काइंड भी हो गया ना, आपने आपका पुराना लैपटॉप दिया, वो काइंड है। अब देखो यहाँ पे जब हम चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, पुराने ज़माने में सुना ना बार्टर सिस्टम होता है, तो देखो ना यहाँ पे लिखा तो है सप्लाई इंक्लूड्स बार्टर, सप्लाई इंक्लूड एक्सचेंज, वही तो है। बार्टर कर रहे हो तुम मेरे साथ, पुराना लैपटॉप लेके आ रहे हो, मैं तुम्हें नया लैपटॉप दूंगी, यहाँ पुराना देना बार्टर है। फिर पुराने की कीमत लगाई हमने कहा कि भाई पुराने का आपका 20,000 है, नया लैपटॉप 70 का, 50,000 कैश में दो। तो देखो कंसिडरेशन काइंड में भी दिया आपने, कंसिडरेशन कैश में भी दिया, तो कंसिडरेशन कैन बी इन कैश, कंसिडरेशन कैन बी इन काइंड। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद जो बातें समझनी है वो ये है कि रेसिपिएंट भी कंसिडरेशन दे सकता है, थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। अब रेसिपिएंट, मैंने क्लासेस पढ़नी है, मैंने कंसिडरेशन दे दिया,
मुझे क्लासेस पढ़नी है, मैंने क्या किया, कंसिडरेशन दिया, मतलब मुझे क्लासेस पढ़नी है, फीस मैंने ही पे की, मैंने रिसिपिएंट, मैंने ही कंसिडरेशन दिया। अब मुझे क्लासेस पढ़नी है, मेरे क्या कर रहे पेरेंट्स कंसिडरेशन, फीस पे कर क्या रहे मेरे पेरेंट्स, थर्ड पर्सन भी तो कंसिडरेशन पे कर सकता है कोई और, ज़रूरी नहीं है जो सर्विसेज रिसीव कर रहा है, ज़रूरी नहीं है जो गुड्स ले रहा है वही कंसिडरेशन पे करे, थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन पे कर सकता है। अब बात आती है ये डिपॉजिट की। मैंने कहा कि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वी आर टेकिंग। रिलायंस ने फ़ोन इंट्रोड्यूस किए थे, सेल फ़ोन, 1500 का सेल फ़ोन था, 1500 में वो सेल फ़ोन लो, 5 साल या कुछ ऐसा कुछ टेन्योर उन्होंने दिया था और बोला था कि अगर ये ख़राब होता है आपको रिटर्न करना है, पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये आपका पैसा हम एज ए डिपॉजिट रख रहे हैं। सेल फ़ोन दिया, ये रहा क्या, सेल फ़ोन, ये लो आप सेल फ़ोन ले लो, ठीक है, 1500 का ये सेल फ़ोन है, आप क्या करोगे, जब भी चाहोगे हम इससे क्या कर लेंगे, इसे बाय बैक कर लेंगे, आपको आपके पूरे 1500 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे। आर यू गेटिंग द थिंग, लूप होल ऑफ लॉ यूज़ किया था वहाँ पे। 1500 रुपये के सेल फ़ोन इंट्रोड्यूस किए, लोगों ने ख़रीदे, 1500 एज ए डिपॉजिट उन्होंने रखे, जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो कंसिडरेशन ही नहीं है, और जो चीज़ कंसिडरेशन ही नहीं है, जो चीज़ क्या है, कंसिडरेशन ही नहीं है, जो चीज़ कंसिडरेशन ही नहीं है भैया उस पर जीएसटी कैसे लगाओगे। 1500 के रिलायंस ने फ़ोन बेचे, ऑब्वियसली 1500 का सेल फ़ोन है, बहुत लोगों ने लिए होंगे, करोड्स में उनके पास पैसा आया, उससे अर्निंग की, डिपॉजिट का इंटरेस्ट वगैरह कमाया, लेकिन जीएसटी पे नहीं किया क्योंकि रिफंडेबल डिपॉजिट इज़ नॉट कंसिडरेशन। तो ये यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर आपको डिपॉजिट वापस करना है, रिफ़ंड करना है, तो उस पर वो कंसिडरेशन ही नहीं है, वो आपकी कमाई थोड़ी ना है, आपको वापस देना है वो, तो इसलिए वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता। फिर आता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी दे रहा है तो वो भी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में इसको आप डिटेल में समझोगे, इसके क्वेश्चंस हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सब्सिडी वाले पॉइंट के क्या हैं आपके क्वेश्चंस हैं कि कब कंसिडरेशन में सब्सिडी इंक्लूडेड है, कब इंक्लूडेड नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम अब क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो यहां पे हमने बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देता है, सब्सिडी देता है, ठीक है, सब्सिडी कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर क्या दे रही है, सपोज करो कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है और 20 रुपीज़ की सब्सिडी कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे ये सब्सिडी मिलनी किसको चाहिए, सप्लायर को मिलनी चाहिए। ये सब्सिडी किसको मिलनी चाहिए, सप्लायर को मिलनी चाहिए, क्योंकि कंसिडरेशन भी तो भैया सप्लायर को ही मिलता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लायर को सब्सिडी दे रहा है तब वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू जिस वैल्यू पे आप सप्लाई कर रहे हो वैल्यू से माइनस हो जाएगा। इसे इन डिटेल समझने के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का वेट करना ही होगा, लेकिन यहाँ हम समझ रहे हैं क्योंकि दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी सब्सिडी देगा पर वो सप्लायर को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि कंसिडरेशन रिसीव करने वाला सप्लायर होता है, तो उस कंसिडरेशन पे ही तो जीएसटी चार्ज होता है। तो बोल रहे हैं अगर कोई 100 रुपीज़ की चीज़ है जिसमें से 20 रुपीज़ की सब्सिडी किसने दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो जीएसटी अब 100 नहीं 80 रुपीज़ पे लगेगा। जीएसटी 100 पे नहीं लगेगा, कितने रुपीज़ पे लगेगा, 80 रुपीज़ पे लगेगा, पहली चीज़। चलो, ये फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकंड, अब सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ पे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी सप्लायर को। अब फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब्सिडी दे रहा है, किस चीज़ पे सब्सिडी दे रहा है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो देखना ये क्या है हमारा गैस सिलेंडर, ये क्या हो गए हमारे गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देने वाला कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, सब्सिडी मिल गई।
पर यहाँ पे ये सब्सिडी भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट में दी है, लेकिन जीएसटी पूरे अमाउंट पे ही लगेगा। अगर 1000 रुपीज़ का सिलेंडर है तो 1000 रुपीज़ पे ही जीएसटी लगेगा। मैम ऐसा क्यों? अभी तो आपने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देगा, तो जीएसटी जब आप लगाओगे नेट ऑफ करके लगाओगे, तो मैंने कहा था कि सप्लायर को मिलना चाहिए। ये जो सब्सिडी है सप्लायर को मिलना चाहिए। यहाँ पे ये सप्लायर नहीं, हम यूज़र्स हैं। सिलेंडर पे जब सब्सिडी मिलता है वो सप्लायर को नहीं मिल रहा, हमको मिल रहा है, यूज़र्स को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ नेट ऑफ नहीं होगा। दूसरा, सपोज करो यहाँ पे पेटीएम से हमने कुछ खरीदा, पेटीएम से क्या किया, हमने कुछ खरीदा, हमको क्या मिलता है? कैशबैक मिलता है। मैम कैशबैक मिलता है पर वहाँ पे भी तो नेट ऑफ नहीं होता, नहीं हो सकता ना, वहाँ पे भी नेट ऑफ पूरे पे ही जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये देखो सब्सिडी देने वाला पेटीएम है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। तो इस तरह से एक एक वर्ड को इंटरप्रिटेट करा जाना चाहिए जीएसटी में, तब जाके यू वुड लव दिस सब्जेक्ट एंड आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ जीएसटी। यही तरीका है how to just fall in love with this subject because it has lots, and I can say DT इतना डिटेल नहीं है जितना डिटेल में GST है, एंड इट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। तो यहाँ हमने अभी क्या कंप्लीट किया? 3 चीज़ें कंप्लीट की अभी, सिर्फ 3 चीज़ें। गुड्स की डेफिनेशन को अच्छे से कंप्लीट किया, सर्विस की डेफिनेशन को कंप्लीट किया, और कंसिडरेशन क्या होता है उसे अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हम आते हैं आगे, और आगे डेफिनेशन में क्या लिखा है अब उसको समझते हैं। यहाँ बोला है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यस, यहाँ पे क्या बोला है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इतना पढ़ लिया हमने, ये देख लिया कि ये सब इंक्लूसिव है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। ये मेड, एग्रीड टू बी मेड भी देख लिया, कंसिडरेशन भी देख लिया। अब ये अ पर्सन कौन है? अ पर्सन इज़ नॉट एन इंडिविजुअल ओवर हेयर। लेट मी क्लियर वन थिंग, पर्सन को आप एक इंडिविजुअल पर्सन की नज़र से देखना बंद करो। पर्सन की अपने आप में डेफिनेशन, और पर्सन HUF भी हो सकता है, AOP भी हो सकता है, BOI भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकता है। तो ये कोई भी हो सकता है। पर्सन एक कॉमन टर्म है। यहाँ पे पर्सन क्या है? एक कॉमन टर्म। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब भी टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगाने वाला टैक्सेबल पर्सन होता है। जीएसटी अप्लाई करने वाला, जीएसटी लेने वाला कौन होता है? टैक्सेबल पर्सन ही होता है। क्योंकि टैक्सेबल पर्सन के आगे अभी आपको डेफिनेशन देखनी है। टैक्सेबल पर्सन मतलब जो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, या फिर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। रजिस्टर्ड और लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ये वो पर्सन की बात हो रही है, ये नॉर्मल पर्सन नहीं। पर्सन बहुत सारे हैं, वो तो हुआ, लेकिन ये जो सप्लाई कर रहे हैं, जो लोग जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी तो वही लगा सकते हैं जो रजिस्टर्ड है। तो ये रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन की बात कर रहा है। तो टैक्सेबल पर्सन या फिर हु इज़ लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। मैम लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड का मतलब, लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड का मतलब मेरा 20 लाख से टर्नओवर ऊपर चला गया, मेरा 40 लाख से टर्नओवर ऊपर चला गया, मेरा 10 लाख से टर्नओवर ऊपर चला गया। अलग अलग जगह टर्नओवर की रेंज अलग अलग दे के रखी है, जिसके बेसिस पे आपको लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड होना पड़ता है। वो भी हम आगे रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक करते हुए पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ ये जो सप्लाई की डेफिनेशन, आर यू गेटिंग? ये सप्लाई की डेफिनेशन पूरा जीएसटी कवर करके बैठी हुई है। एक एक वर्ड पे आपको एक एक चैप्टर मिलेगा यहाँ पे, जिसको आपको समझना है। तो ये पर्सन जो है, पर्सन का मतलब क्या है? टैक्सेबल पर्सन। या तो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 में दी है, जो बोलता है पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड या लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड वही हमारा पर्सन है। अब इसके बाद इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओहो हो, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नॉर्मल नहीं है, इसकी भी अलग से डेफिनेशन है। इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नॉर्मल नहीं है, इसकी भी क्या है? अलग से डेफिनेशन दे के रखी है। तो अब ये जब कवर होगा तब जाके तुम्हारा एक पार्ट डेफिनेशन का कवर होता है। तो ये बहुत गलत है अगर बहुत कम टाइम में कोई बोल देना कि आधे घंटे में सप्लाई की डेफिनेशन ख़त्म। गलत, क्योंकि ये नहीं आया ना तो बेस हिल रहा है, ये याद रखना। दिस इज़ द
अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। इसको समझने में आपको कम से कम 2 क्लासेस लगती हैं, तब जाके आप पूरे जीएसटी को स्मूथली कर सकते हो। I bet you, क्योंकि the students who have just done classes from me, they know the importance of linkage of GST, और यहाँ पे वो linkage is important। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन। किसकी? कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये रही हमारी कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू स्टूडेंट्स आर सर्चिंग फॉर अ वेरी गुड बुक ऑफ जीएसटी, कि भाई जीएसटी की कौन सी अच्छी बुक है हम सोचते, तो लेट मी टेल यू, one and only book that is really very awesome for GST is ICI का स्टडी मैट। ICI के स्टडी मैट से अच्छी अभी तक GST की कोई भी बुक नहीं है। इसमें बेयर एक्ट है, उसके बाद एनालिसिस है, एनालिसिस के बाद लेट रिकैप्चुलेट भी दिया है, और हम हमारी जो क्लासेस हैं उसमें यही मटेरियल यूज़ करते हैं। अलोंग विद दिस बांगर जो है, बांगर के सारे क्वेश्चंस इन क्लास ही सॉल्व किए जाते हैं। तो दिस टू कॉम्बिनेशन इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन फॉर योर अपकमिंग मे 2022। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की डेफिनेशन में पहले आपको क्रक्स ही बता देती हूँ। बिजनेस की डेफिनेशन जो है, बिजनेस की डेफिनेशन में एक चीज़ को कवर किया है, और बोलते हैं कि भले ही बिजनेस ऑफ प्रॉफिट मोटिव के लिए करो या फिर बिजनेस ऑफ प्रॉफिट मोटिव नहीं हो उसके लिए करो, तो प्रॉफिट मैटर नहीं करता भाई। यहाँ पे जीएसटी में प्रॉफिट मैटर नहीं करता। सीधी बात बोलिए कि भले ही आपका जो बिजनेस है प्रॉफिट मोटिव के लिए हो या फिर प्रॉफिट मोटिव के लिए आपका बिजनेस नहीं हो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेदर और नॉट फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट। पेक्यूनरी बेनिफिट मतलब भले ही आपका बिजनेस प्रॉफिट के लिए था, बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं था, बिजनेस है, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, कॉमर्स हो, ट्रेड हो, कुछ भी हो, प्रोफेशन हो, वोकेशन हो, एडवेंचर हो, प्रॉफिट है नहीं है उससे मतलब नहीं, हम कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस उसको मानते हैं। सब कवर किया है डेफिनेशन में। कैसा भी बिजनेस करो आप, उसमें अगर गुड्स एंड सर्विस दे रहे हो, कंसिडरेशन के लिए दे रहे हो, कैसा भी बिजनेस है, गुड्स दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, कंसिडरेशन के लिए दे रहे हो, वो बिजनेस है। फिर इसके बाद कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्टिविटी जो इसके कनेक्शन में है, इसके इंसिडेंशियल है, इससे लिंक करके कोई भी एक्टिविटी चल रही है, इससे लिंक करके कोई भी एक्टिविटी होगी। भाई न्यूज़पेपर भी सेल कर दो तुम अपने बिजनेस में, अगर न्यूज़पेपर आ रहा है उसको सेल कर दो, एक्टिविटी इससे कनेक्टेड है, सप्लाई है। आगे इसका लिंकेज बताऊंगी कैसे उसको भी हटा के रखा है, बट स्टिल अभी यहाँ पे क्या है, ये सप्लाई है। फिर वॉल्यूम मैटर नहीं करता, फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती, कंटिन्यूटी मैटर नहीं करती, रेगुलेटरी मैटर नहीं करता। अरे एक ट्रांजैक्शन भी तुमने अपने बिजनेस में कर लिया, बहुत है, तुम्हारा बिजनेस है। हम एरोप्लेन एक ही बेच पाते हैं साल में, हमारा तो एक ही ट्रांजैक्शन, इसको बिजनेस कैसे मानोगे भाई? क्लियरली लिखा है, वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलेटरी। हमको मतलब ही नहीं है कि एक बेचो, 2 बेचो, 4 बेचो, कितने भी ट्रांजैक्शन हो, हम उससे बिजनेस ही कह रहे हैं, हमें वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। इन तीनों को साथ में पढ़ा जाना चाहिए, सीधी सी बात। ट्रेड है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, एडवेंचर है, वोकेशन है, प्रोफेशन है, इसके अलावा इससे रिलेटेड इंसिडेंशियल कोई भी एक्टिविटी है, एंसिलरी कोई भी एक्टिविटी है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये सब बिजनेस का पार्ट है। ये 3 चीज़ें एक साथ हैं। अब मैम हमारा भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, मेरा कोचिंग क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले वहाँ मेरा बिजनेस है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं अभी ये क्या कर रही हूँ, कैपिटल गुड्स लेके आ रही हूँ, मैं अभी क्या कर रही हूँ, ये इनपुट खरीद के लेके आ रही हूँ। बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ मैम, उससे पहले हमने कोई चीज़ें खरीदी है, तो ये बोलते हैं बिजनेस स्टार्ट होने से पहले या बिजनेस क्लोज होने के बाद। बिजनेस स्टार्ट होने से पहले या बिजनेस क्लोज होने के बाद अगर आप क्या करते हो, कोई भी कैपिटल एसेट खरीदते हो, तो भी वो क्या है, बिजनेस ही है। लोगों ने क्या कहा, हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो उससे पहले हमने गुड्स खरीद लिए,
हम क्यों टैक्स पे करें? ये तो बिजनेस का पार्ट ही नहीं है, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, हमने कैपिटल गुड्स पहले ही खरीद लिए, हम क्यों टैक्स पे करें? हमारा बिजनेस का तो पार्ट ही नहीं है, नहीं चलेगा। सीधे लिखा है, कोई भी सप्लाई आप सप्लाई करो या फिर एक्वायर करो, चाहे आप सप्लाई करो चाहे आप एक्वायर करो, चाहे आप सप्लाई करो एक्वायर करो, गुड्स दैट इंक्लूड्स कैपिटल गुड्स सर्विस इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट, बिजनेस स्टार्ट होने के रिलेशन में खरीदो या बिजनेस क्लोज होने के बाद बेचो, वो बिजनेस है। आर यू गेटिंग द वाइडर टर्म ऑफ जीएसटी? तो बोलते हैं कॉमर्स, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, वॉल्यूम है वॉल्यूम नहीं है, सब बिजनेस है। उसके बाद बिजनेस स्टार्ट होने के पहले या फिर क्लोज के बाद उसके कनेक्शन में कोई भी कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो, कोई भी सर्विसेज हैं, वो सब या फिर खरीदो या बेचो, सप्लाई एक्विजिशन, बोथ आर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसके अलावा आप अपने एम्प्लॉय के लिए क्या करते हो? क्लब वगैरह की सर्विसेज देते हो, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो, ये भी आपका कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। मतलब आप बेनिफिट भी नहीं दे सकते अपने एम्प्लॉय को, उसको भी बिजनेस मानेंगे हम। ये आगे अभी आएगा, ये चीज़ आएगी। इसका आईटीसी इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, मैं बहुत ज़्यादा इधर डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि मैं इसीलिए बोल रही हूँ ये चीज़ अच्छे से समझो, सप्लाई की डेफिनेशन अच्छे से दिमाग में डालो, तब जाके आईटीसी में भी ये चीज़ लेके रखी है। जब यहाँ समझ में आएगी तभी तो मैं प्रॉपर लिंकेज वहाँ दे सकती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने बिजनेस क्यों माना इसको? बिजनेस नहीं मानते तो बिजनेस में बोला है ना कि बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होना चाहिए, बिजनेस कर दिया इसको। अब बिजनेस में तुम सर्विस दो, बिजनेस में तुम गुड्स दो, सप्लाई मान लिया उन्होंने। अब सप्लाई मान लिया है तो तुम टैक्स पे करोगे, सप्लाई माना है तो टैक्स पे करोगे, जहाँ टैक्स पे करते हो वहीं तो आईटीसी मिलता है। और उन्होंने आगे जाके ना आईटीसी ब्लॉक करके रखा है इनका। बहुत अच्छा है जीएसटी, बस तरीके से समझना ज़रूरी है। तो इसका लिंकेज हमें आईटीसी में मिलेगा ही मिलेगा। आगे एडमिशन कहाँ करा रहे? किसी प्रीमाइस में, मतलब आ जाओ एग्ज़ाम तुम्हारे सिनेमा हॉल में, उधर या फिर कोई फंक्शन हो रहा है कहीं पे कुछ, उसके लिए उनको एंट्री करने के लिए भी अगर कुछ चार्ज करते हो, पार्किंग चार्जेस लेते हो, सब तुम्हारा क्या है? एंट्री टू एन इवेंट, एंट्री टू ए प्रीमाइस, किसी भी प्रीमाइस में एंट्री करवा रहे हो, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। अब ये चीज़ इसका प्लेस ऑफ सप्लाई में लिंकेज मिलेगा। इसका क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई में तुम्हें बता के रखा है कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई तो बताएगा सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है कि आईजीएसटी लगाना है। इस चीज़ को तुम्हें प्लेस ऑफ सप्लाई में समझना पड़ेगा। ये भी मान लिया उन्होंने बिजनेस से। फिर बोलते हैं कि सपोज पर्सन क्या कर रहा है? सपोज मैं एज अ सीए, जस्ट बिकॉज मेरा प्रोफेशन सीए का है, मुझे किसी और बिजनेस में हेड बना दिया गया, तो बोल रहे तुम्हारे प्रोफेशन के कारण, तुम्हारे बिजनेस के कारण, तुम्हारे ट्रेड के कारण अगर किसी और जगह तुम्हें कोई ऑफिस होल्ड करने को मिला है, वो भी तुम्हारा बिजनेस है। तो बीइंग अ सीए मुझे क्या मिला? किसी जगह पे कोई और ऑफिस होल्ड करने को मिला, तो बोल रहे ये भी क्या है? ये भी बिजनेस है। सब कवर कर लिया। और लास्ट में बोलते हैं रेस क्लब वाले, टोटल सेटर वाले जो होते हैं, ये भी क्या है? बिजनेस है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटीज़ करती है हमारे बेनिफिट के लिए, वो भी बिजनेस है। और ये चीज़ जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वाली, ये भी अभी आपको शेड्यूल नंबर 3 में मेरे साथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सिर्फ अभी हमने सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर जो गुड्स, सर्विस एंड कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन है वो सब देखी है। इसका हम छोटा सा क्रक्स और साथ में आगे की कंटिन्यूटी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक ये सारी डेफिनेशंस को रीड करो, जहाँ जहाँ लिंकेज बोला है वो कहीं साइड में लिख के रखो, क्योंकि जब इंडिविजुअल चैप्टर स्टार्ट होगा फिर इसकी लिंकेज हम यहाँ पे लेंगे। आई होप दिस थिंग्स वेर यूजफुल फॉर यू। कहीं भी कोई डाउट आता है, कुछ क्लासेस का पूछना है, तो 7999709236 पे ओनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। 6 जनवरी से हमारी नई बैचेस स्टार्ट हो रही है फॉर DT एज वेल एज IDT। Okay, thank you.